अगर हम जीवित हैं तो हमें बेहतर ढंग से सांस लेना बहुत ज़रूरी है और अच्छे तरीके से सांस लेने के लिए हमारे फेफड़े मजबूत होने चाहिए, हमारे फेफड़े स्वस्थ होने चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक अरुण और इस वक्त आप सुन रहे हैं रेडियो मयूर 90.8 एफएम और साथ ही साथ देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया पेज। आप हमें फेसबुक पे भी देख रहे हैं, आप हमें यूट्यूब पे भी देख और सुन रहे हैं। आज लंग डे है, यानी कि फेफड़ा दिवस, और हम बेहतर तरीके से सांस ले सकें, हमारे फेफड़े स्वस्थ रहें, इसके लिए जागरूक रखने के लिए, हम सबको जागरूक करने के लिए हम ऐसे विषयों को छूते हैं और आप तक लाने की कोशिश करते हैं। श्रोताओं और दर्शकों, आज हम बात कर रहे हैं हम जाने माने छाती रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राजीव जी से, और हम लोग इनसे बातें करेंगे आज लंग डे के ऊपर। बहुत सारे विषयों के ऊपर आपको जानकारी मिलेगी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, आज विश्व फेफड़ा दिवस है। सबसे पहले तो सर हम आपका स्वागत करेंगे इस प्रोग्राम में और जानना चाहेंगे कि ये फेफड़ा दिवस क्यों मनाया जाता है। किसी भी दिवस को मनाने के पीछे एक ही कारण रहता है कि उससे संबंधित जितने भी बीमारियां हैं वो पब्लिक को बताई जाए। बहुत सारी भ्रांतियां हैं, बहुत सारे ऐसे बीमारी हैं जिसको कि हम लोग रोकथाम कर सकते हैं। तो लोग अगर जागरूक रहेंगे तभी वो जाके बीमारी ठीक से कंट्रोल में रह सकती है। तो ये दिवस मनाने का एक ये मेन उद्देश्य है कि लोगों को जागरूक करना। सर, एक सवाल आया है हमारे पास, जैसे कि सांस और खांसी की जो पुरानी बीमारियां होती हैं, ये कभी कभी किसी को छूटती नहीं है। बहुत लंबे समय तक हम लोग देखते हैं हमारे आसपास कुछ ऐसे लोग होते हैं जो लंबे समय से बीमार हैं। इसका क्या कारण हो सकता है? देखिए, सांस और खांसी की बीमारियां जिनको छूटती नहीं है, वैसे लोग या तो वो स्मोकिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में स्मोकिंग करते हैं। दूसरे, या तो वो बहुत ज़्यादा एलर्जिक हैं, जो भी चीज़ें हैं उससे बहुत ज़्यादा उनको एलर्जी होती है। या कोई फैक्ट्री वर्कर है जहाँ पे उनको परसिस्टेंटली एलर्जेन का एक्सपोजर हो रहा है, चिमनी में काम कर रहे हैं, भट्टी में काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे एक कांस्टेंट पॉल्यूशन उनके फेफड़े के अंदर जा रहा है। या कोई खेती बाड़ी के काम में लगा हुआ है, वहाँ भी ऐसा समस्या हो सकता है, कोई एलर्जेन उनको जिससे कि उनको एलर्जी हो, उससे उनको तकलीफ हो सकती है। बहुत सारे जो लोग पेट्स को पालते हैं, जानवर पालते हैं, उनको भी जानवर के किसी चीज़ से उनको एलर्जी हो सकती है, जहाँ पे जो एक्सपोजर है हमेशा बना हुआ है। वो मरीज जो है क्रोनिक उसमें चले जाते हैं, क्रोनिक कंडीशन में चले जाते हैं। उसमें दम्मा प्रमुख रूप में है। करीब करीब 75% जो भी क्रोनिक बीमारियां हैं उसमें दम्मा ही है, जो कि लंबे समय तक रहता है। अक्सर हम लोग देखते हैं सर कि किसी को दमा हो या फिर सांस लेने से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो, समस्या हो, तो इसमें वायु प्रदूषण एक बड़ा कारक हो सकता है। किस तरह की कितना ये जिम्मेदार है, और ये भी है कि ये कितना गंभीर समस्या है। अक्सर हम लोग इसके सीरियसनेस को नहीं समझते हैं, और इसे रोका या फिर कम कैसे किया जा सकता है? देखिए, वायु प्रदूषण एक गंभीर समस्या है। आज के समय में जितना खतरनाक बाहरी वायु प्रदूषण है, उतना ही घर के अंदर का वायु प्रदूषण है। तो इसमें देखा गया है कि इंडिया में करीब करीब 22 लाख लोगों की मौतें एक साल में हुई है। 22 लाख? हाँ। और पॉल्यूशन केवल दमा, खांसी, इसके उसको इंसिडेंस को, प्रिविलेंस को बढ़ा नहीं रहा है, साथ में इससे एसोसिएटेड जो स्ट्रोक की समस्या, आपके हाई ब्लड प्रेशर की समस्या, हार्ट डिजीज की समस्या, ये सब भी बढ़ जाती है। पॉल्यूशन को रोकने के लिए सबसे ज़रूरी है कि गवर्नमेंट इस तरीके के रूल्स बनाए। जैसे हम लोग बाहर के जो पॉल्यूशन है उसमें ऑटोमोबाइल का जो एग्जॉस्ट है उससे निकलता हुआ धुआं है, फैक्ट्रियों से निकलता हुआ धुआं है, आपके जो मिसाइल है, क्रैकर्स है, इस सब से जो निकलता हुआ धुआं है। आजकल पराली जलाने का इंसिडेंस बहुत बढ़ गया है। उसमें जैसे पराली का अगर अच्छे से संवर्धन किया जाए, उसका मैनेजमेंट हो, तो
ये सब गवर्नमेंट रूल बना सकती है कि प्रदूषित करने वाले जितने भी षड्यंत्र हैं उनको नहीं चलाया जाएगा, उसका कोई हल निकाला जाए तो बहुत हद तक इसको कंट्रोल किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि डीजल से जो होने वाला जो पॉल्यूशन है वो ज़्यादा खतरनाक है। उससे तरह तरह के पॉल्यूटेंट्स निकलते हैं, जैसे SO2 हो गया, NO2 हो गया। ये सब पॉल्यूटेंट्स फेफड़े को डायरेक्टली हार्म करते हैं। उसमें भी एक होता है कि स्मॉलर पार्टिकल्स और लार्जर पार्टिकल्स, जो बड़े बड़े जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं वो हमारे श्वास नलियों में ही चिपक जाते हैं, या नाक के जो बाल होता है वहाँ चिपक जाते हैं, जिनका साइज 10 के आसपास होता है। लेकिन जो 2.5 से छोटे होते हैं या 2.5 के आसपास के होते हैं वो डायरेक्ट हमारे फेफड़े के इवन एल्वियोलाई तक पहुंच जाते हैं। और एक समस्या तो वो करते हैं, फेफड़े को प्रदूषित करते हैं, साथ में बॉडी में जो इम्यून सिस्टम है उसको भी वो लोग डिस्टर्ब करते हैं। तो वायु प्रदूषण को कम करना बहुत जरूरी है। एक और चीज हमारे शहर में देखी जा रही है सर, एक जो कंस्ट्रक्शन का काम जो चल रहा है उससे उड़ता हुआ डस्ट, इससे कई मौतें भी हम लोगों ने देखी हैं। और एक और चीज़ है, कई ऐसे जगह होते हैं जहाँ पे स्वच्छता की कमी होती है, लोग दीवार पे खड़े होकर लोग पेशाब करते हैं। और एक एरिया ऐसा भी है छपरा में जो कि इसी दुर्गंध के चलते एक दुकान वाले थे और उनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये बड़ा ही अजीबोगरीब चीज़ें देखी जा रही हैं कि आखिर इन लोगों की मृत्यु हो रही है तो ये सांस की वजह से ही हो रही है, तो आखिर वहाँ पे क्या कारण होगा? एक तो डस्ट से और एक उस बदबू से। देखिए, पॉल्यूशन की जो समस्या है वो अपने आप में गंभीर समस्या है, इससे मौत हो सकती है। अब उसमें क्या कारण रहा हो ये तो उसका गहन अध्ययन से ही पता चलेगा कि उस समय उनको क्या हुआ था। लेकिन पॉल्यूशन की समस्या बिल्कुल गंभीर समस्या है। इसको हम लोग कम कर सकते हैं। एक तो गवर्नमेंट ऐसे रूल बनाए। अब जैसे कोई स्मोकिंग करता है तो उसके बगल अगल के जो आदमी रहते हैं वो पैसिव स्मोकिंग उनकी हो जाती है। तो जितना इफेक्टेड जो पी रहा है वो है उतना ही ज्यादा जो बगल में बैठ के रह रहा है उसको हो सकती है। तो पैसिव स्मोकिंग इसके लिए भी रूल्स होना चाहिए, रोकना चाहिए, लोगों को इस बात को समझना चाहिए। और जो घरों के अंदर जो हम लोग खिड़कियां कम से कम अपने घर के खिड़कियों को खोलें, घर को वेंटिलेट रखें। आजकल धूल आ जाएगा घर में, इसके वजह से जो है गृहिणियां घर की खिड़कियां नहीं खोलती हैं। घर मेरा साफ रहे, बाहर बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है उसको देखते हुए। तो ऐसे स्थिति में जहाँ बिल्कुल आप खिड़की नहीं खोल सकते हैं वहाँ छोटा छोटा उपाय कर सकते हैं कि एक तो घर के अंदर अगरबत्ती, ये जो गुड नाइट कछुआ छाप जो रात में हम लोग जलाते हैं इसको ना जला के ना सोएं। और पूजा के समय थोड़े देर के लिए अगर जलाना हो मजबूरी तो जलाइए, लेकिन तुरंत खिड़कियों को खोल दीजिए, घर को बंद मत कीजिए। किचन में एग्जॉस्ट होना चाहिए जिससे कि घर का धुआं बाहर जा सके। बिल्कुल। और घर के खिड़कियों को कम से कम 3 घंटा खोल के रखिए दिन में। फेफड़ों को स्वस्थ रखने के लिए सर खान पान और व्यायाम इन सब चीजों का भी महत्व होता होगा। बिल्कुल। उसके पहले एक और चीज मैं बताना चाहूँगा। फेफड़ों को अगर स्वस्थ रखना है तो हम लोग को हर हाल में अपने पॉल्यूशन के लेवल को कम करना होगा, घर के बाहर या अंदर। पेड़ लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक पेड़ ही है जो कि ऑक्सीजन बनाता है। बाकी सारे जीव जंतु ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं और पेड़ ऑक्सीजन को बनाता है। तो कम से कम हम सब लोग अपने लाइफ को अगर और बेहतर बनाना है तो एक पेड़ लगाएं। और इसके बाद खान पान और व्यायाम का बहुत बड़ा रोल है। अगर आप स्वस्थ डाइट लेते हैं, बैलेंस्ड डाइट लेते हैं तो उससे आपकी इम्यूनिटी अच्छी बनी रहती है, श्वास की बीमारियों की संख्या आपकी कम हो जाती है। साथ में अगर आप व्यायाम करते हैं, जैसे कि आप प्राणायाम करते हैं
प्राणायाम करते हैं तो उससे ऑक्सीजन आपके बॉडी में बहुत अच्छे मात्रा में जाता है, हर एक सेल को, हर एक टिश्यू को प्रॉपर मात्रा में ऑक्सीजन मिलता है। और उससे जो है हम दिन भर अपने को स्वस्थ महसूस करते हैं, हमारी मेंटल फिटनेस बनी रहती है, एक ऊर्जा मिलती है, नींद बहुत अच्छी आती है। ये सब चीज़ों को देखा गया। मैं ये देखता हूँ कि जो एकदम गंभीर बीमार हैं उनको भी जब हम लोग एक्सरसाइज, जो ब्रीदिंग ट्रेनिंग करते हैं, एक्सरसाइज बताते हैं, तो उसमें भी सुधार होना शुरू हो जाता है। बीमारी में भले सुधार ना हो, लेकिन उसकी मानसिक जो अवस्था होती है उसमें बहुत अच्छा सुधार देखने को मिलता है। तो खान पान और व्यायाम तो बहुत जरूरी है। और हमारा फेफड़ा स्वस्थ है या फिर उसमें कोई समस्या है, इसका पता कैसे लगाया जाए? देखिए, फेफड़ा स्वस्थ है इसको पता करने के लिए हम लोग एक सिंपल टेस्ट करते हैं, पीक फ्लोमेट्री। ये घरों में भी हो सकता है। उसमें सिंगल एक बार फूंक के मरीज ये जान सकता है कि मेरा फेफड़ा कैसा है, कितना मजबूत है। और इससे भी एक और सिंपल चीज़ है, आप ब्रेथ होल्डिंग, अगर आप 40 सेकंड तक ब्रेथ होल्ड कर ले रहे हैं अपने, तो समझ लीजिए कि आपका फेफड़ा स्वस्थ है। ब्रेथ होल्डिंग एक ऐसा चीज़ है जो कि आपको बता सकता है कि हम स्वस्थ हैं या नहीं है। तो ये तरीका है। बाकी जो दमा के और भी मरीज होते हैं जिनको कि हम लोग स्पायरोमेट्री करते हैं, वो हॉस्पिटल में सुविधा उपलब्ध है। लेकिन ब्रेथ होल्डिंग, पीक फ्लोमेट्री, ये सब करके, या जैसे एक दीप है उसको दूर से बुझाना है, दूर से बुझाना है, कितने दूर से आप उसको बुझा दे रहे हैं, फूक मार के। फूक। नॉर्मल आदमी का आप एवरेज देख सकते हैं कि नॉर्मल आदमी कितना दूर में, हम कितना दूर में फूंक पा रहे हैं, क्या मेरे अंदर इतनी कैपेसिटी है कि नहीं। अगर पीक फ्लोमीटर नहीं है तो दीप को बुझाने का, मोमबत्ती को बुझाने का कितना दूरी आप, वो आपकी कैपेसिटी है। बिल्कुल। और फेफड़ा हमारा स्वस्थ रहे, इसको ठीक रखने के लिए क्या कोई टीका वगैरह भी होता है? हाँ बिल्कुल। देखिए, ये देखा गया है कि खासकर बच्चों में और बूढ़े लोगों में श्वास की बीमारी बहुत ज़्यादा होती है। तो इसमें बच्चों में तो जितने भी हैं, कोई वायरल बीमारी होगी उसके बाद उसका दमा बढ़ जाएगा, उसको छाती घर घर करने लगेगा, गला से आवाज़ आने लगेगा, सांस में दिक्कत होगी। तो ये जो बार बार हो रहा है, अगर इसमें हम लोग एक इन्फ्लुएंजा का टीका लगवाते हैं तो श्वास की बीमारी बहुत हद तक कम हो जाती है। यानी कि टीका है। दूसरी चीज़ है कि बूढ़े लोगों में जहाँ पर निमोनिया का इंसिडेंस ज़्यादा है, चेस्ट इन्फेक्शन हुआ, उसमें निमोनिया बार बार हो जाता है, क्योंकि उनको प्रॉब्लम होती है, एनाटॉमिकल चेंजेस हो जाते हैं बहुत सारे, जैसे टीबी के दाग जिस मरीज को हो गया उसको बार बार चेस्ट में इन्फेक्शन हो जाता है। तो उससे बचने के लिए अगर हम लोग निमोनिया का टीका लगवाएं, 5 साल में एक बार पड़ता है, तो पेशेंट को उससे काफ़ी राहत मिलता है। अरे हम देखे हैं कि 60% तक राहत मिलता है जी। जिस तरीके से हम लोग कोविड के समय में टीका लगवाए और बहुत उसका लाभ मिला, उस तरीके से ये जो बीमारियां हमेशा रह रही हैं समाज में, इसमें भी अगर हम लोग टीका लगवाएं तो हमें लाभ हो। कोविड से याद आया सर कि अभी हमारे समाज में बहुत सारी भ्रांतियां फैली हुई हैं कि कोविड के बाद लोगों को हार्ट अटैक ज़्यादा आ रहा है, कोविड के बाद तरह तरह की समस्याएं आ रही हैं। तो क्या ये फेफड़ों से भी संबंधित है कि कोविड के बाद कुछ इस पर भी असर पड़ा है? देखिए, कोविड की जो समस्या है वो कुछ मरीजों में क्रोनिक हो गई हैं। बहुत सारे ऐसे मरीज थे जिनका कि जो निमोनिया था फेफड़े का वो पूरा रिजॉल्व नहीं किया, बाद में उसमें फाइब्रोसिस आ गई, सिकुड़न आ गई, तो उनको परमानेंट फेफड़े की बीमारी हो गई। हमारे पास अभी एक लेडी अभी भी आती हैं जो हमेशा ऑक्सीजन पे रहती हैं, उनको कोविड के बाद ही उनका फेफड़ा खराब हुआ था।
और आज भी वो उससे उबर नहीं पाई हैं। तो ये देखा गया है कि जिनको रेसिडुअल जो फाइब्रोसिस रह गई फेफड़े में, वो अभी भी वो मतलब उससे ग्रसित हैं। अगर कोई बच्चा है, जैसे हम लोग सोचते हैं कि देखते हैं कई बार बच्चों को छोटी उम्र में दमा हो जाता है, सांस लेने में परेशानी होती है, तो मतलब छोटे उम्र में ये कैसे पता लगाया जाए किसी बच्चे को क्या स्थिति है, कैसे? देखिए, कम से कम पहले के जो दिशा निर्देश थे उसके हिसाब से 5 साल से कम उम्र के बच्चों को हम लोग दमा का पता नहीं लगा पाते थे ठीक से। लेकिन अगर सांस जो बच्चे को फूल रहा है, बार बार छाती घर घर कर रहा है, बार बार दम फूल रहा है और एक समय तेज हो रहा है और फिर कुछ दिनों के बाद ठीक हो जा रहा है या कम हो जा रहा है, ये जो वेरिएबिलिटी है उसमें उतार और चढ़ाव है उसके बीमारी में, और इसके साथ साथ और कोई अन्य बीमारी नहीं है, जैसे हार्ट की बीमारी नहीं है, फेफड़ा स्वस्थ है और कोई बीमारी नहीं है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि इसको दमा है। बिना जांच के भी कह सकते हैं, क्योंकि दमा का जो प्रमुख लक्षण होता है वो वेरिएबिलिटी, उसके सिम्टम वैरी करते हैं, कभी एक जैसा नहीं रहेंगे। तो ये वैरी करना ही दमा का लक्षण है। अगर बच्चे में भी ऐसा होता है तो उसको दमा हो सकता है। यानी कि अगर समय पे उसको डायग्नोस कर लिया जाए तो ठीक हो सकता है। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, थोड़ा सा सुनने में मुझे भी थोड़ा सा लगा कि ऐसा हो सकता है क्या कबूतर पालने से या पशु पक्षी पालने से, जैसे हम लोग कबूतर पालते हैं, कोई तोता पालता है, खरगोश पालते हैं, कुत्ते पाला जाता है घर में, तो इनसे भी क्या सांस की बीमारी हो सकती है? ये लग रहा है आप खूब स्टडी किए हैं, पढ़ाई किए हैं। देखिए, कबूतर और तोते पालने से उस मरीज को हाइपर सेंसिटिविटी निमोनाइटिस होता है। उसके बीट से, उसके पंख से जो एलर्जन निकलते हैं, वो कई एक लोग उससे ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं और उनका फेफड़ा रिएक्ट करने लगता है, उसमें निमोनिया डेवलप करता है। धीरे धीरे अगर उसमें ध्यान नहीं दिया गया तो उसमें भी आगे चल के फेफड़े में सिकुड़न आ जाता है। तो ये बीमारी होती है और बिल्कुल होती है। अभी हाइपर सेंसिटिविटी निमोनाइटिस का इंसिडेंस इंडिया में सबसे ज़्यादा है। जो फेफड़े में सिकुड़न की बीमारी है उसमें हाइपर सेंसिटिविटी निमोनाइटिस, इस तरीके के इंसिडेंस के बाद फेफड़े की क्रोनिक बीमारी हो जाना, वो सबसे ज़्यादा। तो क्या सलाह देंगे ऐसे पेट्स पालने वाले लोगों के लिए, कैसे उसको सुरक्षित रह सके वो लोग? देखिए, पेट्स के साथ बहुत ज़्यादा देर अगर आप रहते हैं तो संभावना बनती है। पेट्स के साथ सोते हैं, मतलब हमेशा उसके साथ आपका रहना है, तब ज़्यादा चांस है। इसलिए थोड़ा सा एक उससे दूरी बना के भी रहें। और अगर बंद घर में पेट्स पाल के रह रहे हैं और आप भी रह रहे हैं, तब तो बचना जरूरी है ज़्यादा। बंद घर में मत रखिए। खुले जगह में पेट्स हैं तो कोई दिक्कत ज़्यादा नहीं है, लेकिन बंद घर में दिक्कत। सर, एपिसोड में आपने बहुत सारे बातों पे जानकारियां दे दी, आपका कीमती समय आपने दिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब एक जाते जाते क्या संदेश देना चाहेंगे आज के इस एपिसोड पे? देखिए, आज विश्व फेफड़ा दिवस है, तो मैं यही कहूँगा कि पहला चीज़ तो स्मोकिंग छोड़ दीजिए। किसी भी तरीके का सिगरेट, गांजा, स्मैक, जो भी आप इस तरीके का वो लत आपके अंदर पड़ गया है, उसको छोड़िए। घर के बाहर के जो पॉल्यूशन है, जैसे ऑटोमोबाइल का या जितने भी, इसमें हम लोग किस तरीके से कम करें। जैसे कि हम अगर कहीं जाना है तो कार से जाने के बजाय अगर हम साइकिल से जाते हैं तो स्वतः ही बाहर का जो पॉल्यूशन है ये कम होगा। हेल्दी आदत डालें। तीसरा जो चीज़ है, घर के अंदर के जो पॉल्यूशन है, जैसे अगरबत्ती, सेंट, पेंट, कभी कभी हम लोग देखते हैं कार के अंदर परफ्यूम हम वो रख देते हैं और उसका कंसंट्रेशन बहुत हाई हो जाता है, क्योंकि कार का दरवाजा बंद रहता है और वो हमारे जो कैपेसिटी है उससे कई गुना बढ़ जाता है।
तो ऐसे पॉल्यूशन को हम लोग खुद अवॉइड कर सकते हैं। घर के खिड़कियों को खोल के, घर को वेंटिलेट करके इसको वो कर सकते हैं। उसके बाद हम ये कहेंगे कि लोग वृक्ष लगाएं, अपने लिए कम से कम एक वृक्ष अपने जीवन के लिए लगाएं। धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती समय दिया और आज के इस एपिसोड के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।